हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल LPMS क्लासेस में। तो दोस्तों, आज से हम भारतीय दंड संहिता 1860 को पढ़ेंगे और समझेंगे। यह आपके सभी परीक्षाएं जैसे UPSI, उसके बाद बिहार दरोगा, LLB, BA LLB एंड ऑल इंडिया जुडिशरी, जितने भी स्टेट में जुडिशरी होता है उन सब के लिए महत्वपूर्ण है। और अगर आप आम आदमी हैं तो आपको भी यह भारतीय दंड संहिता के बारे में जानना चाहिए। तो दोस्तों, आइए हम शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करने से पहले आप क्या करें कि वीडियो को बीच में रोककर और कॉपी पेन ले लें, जिससे कि मैं जो भी चीज़ें आपको बताता चलूँगा उसको आप लिखते चलेंगे। अब मैं जो भी है आपको सिर्फ यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ों को लिख रखा है, ठीक है। उस पॉइंट के द्वारा मैं आपको समझाता चलूँगा, तो आप पॉइंट के अलावा जो भी कुछ मैं आपको समझा रहा हूँ उसको अपने कॉपी पे लिखते चलेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे। और एक दो बार अगर इस नोट्स को आप पढ़ लिए या इस वीडियो को देख लिए तो दोबारा आपको IPC भी समझने में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। IPC, भारतीय दंड संहिता 1860। तो भारतीय दंड संहिता 1860 को इंडियन पिनल कोड 1816, यह भारत का दंड कानून है। यह क्या है? यह भारत का दंड कानून है। इसका मतलब है कि भारत में किसी को भी अगर कोई दंड दिया जाएगा तो IPC के द्वारा ही दिया जाएगा, भारतीय दंड संहिता के द्वारा, अन्यथा उसको दंड नहीं दिया जाएगा। इतना क्लियर हुआ आपको? हमारे जैसे कुछ चीज़ें जैसे आपको लिखते चलना है, जैसे कि हमारे ऐसे कार्य, व्यवहार, चूक जिससे किसी व्यक्ति को क्षति होती है, जीवन को क्षति हो सकती है, ख्याति को क्षति हो सकती है और किसी के मन को भी क्षति हो सकती है, इन सबको भारतीय दंड संहिता में परिभाषित किया गया है। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि भारतीय दंड संहिता क्या है, तो हमारे ऐसे कार्य, चूक जिससे किसी व्यक्ति को क्षति होती है, वो क्षति किसी जीवन की हो सकती है, किसी का अगर मर्डर कर देते हो तो जीवन की क्षति हो गई, ख्याति की क्षति हो सकती है ना, किसी के बारे में उल्टा बोल देना, मन की क्षति हो सकती है। इन सब को भारतीय दंड संहिता में परिभाषित किया गया है। ठीक है। तो अभी हम इसको आगे देखेंगे। अब क्या है कि पहले ये समझिए कि भारतीय दंड जो संहिता है उसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, इसका सबसे सिंपल उदाहरण ये है कि देखिए, हम लोगों की इच्छा जो है, हम लोगों की इच्छाएं हैं वो असीमित है, परंतु संसाधन कितने सीमित है। आप लोग शुरू से ही जो भी आपने जो क्लास में पढ़ते आए होंगे 12th में 10th में, कि हमारे पास जो हमारी जो इच्छाएं हैं वो असीमित है। आज हम साइकिल चढ़ रहे हैं तो कल हमारा मन करता है कि हम BMW चढ़ें, है ना। तो हमारी जो इच्छाएं हैं वो क्या है? असीमित है, परंतु संसाधन हमारे पास सीमित है। क्लियर? तो क्या होता है, हमने अपनी इच्छाओं को पूर्ति और समाजों की इच्छा की पूर्ति के लिए इन्हीं सीमित संसाधन से करनी है। जो हमारे पास जो सीमित संसाधन है उसी से हमारी भी इच्छा को पूर्ति करनी है और समाज की भी इच्छाओं को पूर्ति करनी है। अब जो संसाधन सीमित है, अब सभी इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसका प्रयोग करते हुए दोहन भी होगा। कोई लोग चाहेगा कि मैं ही अकेले इसको ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसको दोहन कर पाऊँ, तो इसके लिए क्या हुआ कि इसी सब को देखते हुए भारतीय दंड संहिता को बनाना पड़ा। क्योंकि जब किसी भी चीज़ की कमी होती है हमारे पास और हमारी इच्छाएं, मतलब हमारे पास मांग बहुत होती है, तो क्या होता है, उसका डिमांड बढ़ जाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल समझिए कि आपका गाँव है या आप जहाँ पे भी रह रहे हैं उस सिटी में पानी के लिए आपके पास एक कुआं है, ओनली फॉर वन कुआं। ठीक है, एक कुआं है। अब उस कुएं से आप सभी लोगों को पानी पीना है। ठीक है, जितने भी आप व्यक्ति हैं। ठीक है। तो अब उस कुआं में अगर मानिए कि अगर कोई रूल नियम नहीं है, तब तो कोई भी आएगा और अपना मार पीट करने लगेगा, है ना। जिससे क्या होगा, समाज में क्या होगा, मतलब असावधान होने लगेगा, जिससे कि अराजकता फैल जाएगी, क्योंकि कोई नियम है नहीं। जो बाहुबली है वो अपना
दिन भर पानी भरता रहेगा, वो सोचेगा कि मैं 10 दिन का एक ही दिन पानी भर लूँ, और जो गरीब है वो भर ही नहीं पाएगा। तो क्या है, इन सब को, अराजकता को ठीक करने के लिए कुछ नियम बनाए गए। ठीक है, कुछ नियम बनाए गए जिससे कि क्या है, एक दूसरे के अंदर मतलब ये रहे कि भाई ये नियम है, जो पहले आएगा वो भरेगा, और सबको लिमिट पानी भरना है, जिससे कि सबको पानी मिल जाए। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। हमारे और समाज के सभी व्यक्तियों के साथ क्या है, अलिखित करार है, जो मेरे कुछ अधिकार हैं, जैसे जीवन के अधिकार, बोलने का अधिकार है ना, मानव अधिकार। तो मानव होने पर जो मिलता है हमें, वैसे ही समाज को, समाज में जो लोग रह रहे हैं उनके भी कुछ अधिकार हैं। इन करार में यह होता है कि एक दूसरे का अधिकार का हम क्या करेंगे, सम्मान करेंगे। क्या करेंगे, एक दूसरे का अधिकार का हम सम्मान करेंगे। मगर कुछ लोग क्या करते हैं कि समाज में कोई व्यक्ति या समूह जो यह करार तोड़ देता है और किसी का मर्डर कर देता है, ठीक है, तो अधिकारों का सम्मान का उल्लंघन कर देता है। जैसे आपने देखा होगा, किसी को लूट लेना, किसी की प्रॉपर्टी को छीन लेना, मर्डर कर देना, है ना। तो ये सब क्या है, आपने जो अलिखित करार था एक सभी मतलब समाज के बीच में आपका, वो तोड़ दिया आपने। तो यह क्या, यह जो कृत्य आपने किया यह दंडनीय है। ठीक है, जिससे कि समाज के अन्य लोग ऐसा ना करें, इसके लिए आपको दंड दिया जाएगा। यही हमारा दंडात्मक विधि है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, और हिंदी में भारतीय दंड संहिता। चलिए आगे इसमें बात की गई है नियम के बारे में, कि नियम क्या होते हैं। नियम का मतलब रूल, रूल क्या होते हैं। तो व्यक्तियों या समाज के आचार व्यवहार को अधिनियमित, शासित एवं नियंत्रित करने के लिए सरकार अथवा अन्य संस्था द्वारा दिए गए अनुदेश और निर्देश नियम कहलाते हैं। नियम क्या कहलाते हैं कि समाज, मतलब सिंपल भाषा में समझिए कि समाज में अराजकता ना फैले, उसके लिए कुछ नियम, ठीक है, कुछ निर्देश सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, नियम है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, नियम है। चलें, जैसे कि देखिए सरकार क्या है, अब नियम क्या क्या होते हैं, नियम कौन लागू करेगा, ये जो नियम जो हम पढ़ रहे हैं, ये नियम को लागू करेगा कौन हम पे, तो सरकार। कौन करेगा, सरकार। सरकार भी हम आप कह सकते हो, या सरकार की कोई अन्य संस्था। जैसे कि मानिए, आप एग्जाम्पल से समझिए कि जब आप रोड पे चलते हो, तो जब भी रेड लाइट होता है, रेड बत्ती जलती है, तो आप गाड़ी को रोक देते हो। क्यों रोक देते हो, चलाना चाहिए आपको। ग्रीन होती है तो आप रोकते नहीं हो, बल्कि आप निकाल लेते हो। क्या, ये एक नियम बनाई गई है कि भाई जब भी रेड बत्ती होगी तो आपको रुक जाना है, और जब भी ग्रीन होगी आपको गाड़ी आगे ले जानी है। अगर ये नियम ना हो तो क्या होगा, समाज में अराजकता फैल जाएगी। मतलब वो सोचेगा हम आगे निकल जाए, वो सोचेगा हम आगे निकल जाए, तो हम कभी भी इस जाम से निकल ही नहीं पाएंगे, और थोड़े दूर में ही हम रह जाएंगे। तो क्या है, सड़क क्या है, एक संसाधन है। ये एक संसाधन है जो सीमित है, हम बहुत लोग उस सड़क पे चलते हैं, तो अगर हम बीच में ही चलने लगे तो क्या, ये तो दोहन है। तो इसीलिए नियम बनाया जाता है। तो आपको समझ में आया नियम क्या होता है। चलिए, तो नियम कौन लागू करेगा, तो सरकार लागू करेगा। पहले में लिख लीजिए कि सरकार लागू करेगा। दूसरा, समाज के सभी व्यक्तियों पर लागू होंगे। ये जो नियम है किस पे लागू होंगे, समाज के सभी व्यक्तियों पे लागू होंगे। चलिए, तीसरा नंबर नियम में क्या है कि नियम का उल्लंघन दंडनीय होता है। क्या होता है, दंडनीय होता है। इसमें क्या होता है कि पेनाल्टी लगाई जाती है। ठीक है, क्या होता है, पेनाल्टी लगाई जाती है। अब देखिए, अब जो ये जो लॉ है, लॉ को कितने लोग विधि बोलते हैं, कानून बोलते हैं, संहिता बोलते हैं, और इंग्लिश में तो लोग कोड भी बोलते हैं, है ना। तो ये सब किसे, लॉ ही को कहते हैं। चलिए, अब आपने नियम देख लिया। दूसरा हमारा है नियमों का समूह, और इंग्लिश में इसे सेटअप रूल्स कहते हैं। तो सेटअप रूल्स क्या होते हैं, अब इसको देखते हैं। तो ये क्या है, समाज के आचार व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए नियमों का समूह को क्या कहते हैं, नियमों को समूह को कानून कहते हैं, सेटअप रूल कहते हैं। ठीक है, तो सेटअप रूल क्या है, देखिए नियम क्या है कि समाज के
आचार व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए सरकार के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं वो नियम है। मगर सेटअप रूल में क्या है कि समाज के आचार व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए नियमों का समूह, मतलब इसमें बहुत सारे नियम बने हुए हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, सेटअप रूल। जिसमें बहुत सारे नियम हो उसे हम कहेंगे सेटअप रूल्स। तीसरा क्या था कि कानून के लाभ। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कानून के लाभ। बेनिफिट ऑफ लॉ क्या होता है, तो बेनिफिट्स ऑफ लॉ को देखते हैं। इसमें क्या है, पहली चीज है कि विधि मानव अधिकारों की रक्षा करती है। देखिए कानून क्या है, आपके मानव अधिकारों का रक्षा करता है। अगर कानून ना हो तो हर कोई किसी को मार देगा, है ना, कोई किसी से प्रॉपर्टी छीन लेगा, है ना, तो अराजकता फैल जाएगी समाज में। तो कानून क्या करता है कि मानव अधिकारों की रक्षा करता है, मानवों की रक्षा करता है। दूसरा, विधियां वाद विवाद के समाधान के लिए तंत्र उपलब्ध कराती है। ये जो कानून है वो क्या करता है, वाद विवाद के समाधान के लिए क्या करता है, तंत्र उपलब्ध कराती है। ये वाद विवाद क्या है, जैसे कि आप कोर्ट में जाते हैं तो वाद विवाद, जैसे आपको किसी से डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, तो क्या है, आपके लिए कानून एक कोर्ट बना रखा है। आप कोर्ट में जाइए, आप अपनी बात भी रखिए और वो भी अपना बात रखेगा, और वहाँ खुले मंच पे आपको क्या होगा, समाधान उसका निकाला जाएगा। तीसरी बात, विधियों, जो विधि है, जो कानून है, समाज में शांति एवं भाईचारा बनाए रखने में सहायता होती है। कानून क्या है कि समाज में शांति एवं भाईचारा बनाए रखने में सहायक होती है। जैसे अभी क्या है कि अभी समाज में नियम बने हैं तो सब अपने नियम से पानी भरता है, सब अपने नियम से रोड पे गाड़ी चलाता है ना, वरना नियम ना हो तो सब रेड लाइट तोड़ दे, कोई कहे मैं पहले जाऊं, कोई कहे मैं चल पहले जाऊं, तो कितना एक्सीडेंट होगा, है, और जाम से तो हम कभी निकल ही नहीं पाएंगे, है ना। चलिए 4 में देखते हैं कि कानून के शासन को बढ़ावा देती है। कानून क्या है, शासन को बढ़ावा देती है, ठीक है, मनमाना शासन पर रोक लगाती है। कानून क्या करती है, शासन को बढ़ावा देती है और मनमाना शासन पे रोक लगाती है, और कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। ये जो लॉ है, लॉ से ऊपर कोई नहीं है। जो कानून है आपके लिए है, वही कानून अन्य व्यक्ति के लिए भी है, सबके लिए समान है, ठीक है। अब देखिए कानून क्या है कि जो भी चीज समाज को स्वीकार होता है उसे हम क्या कहते हैं, न्याय संगत। समाज कहता है ये सही है तो ये सही है, और जो चीज समाज को अस्वीकार नहीं है उसे गैर संगत कहते हैं। जैसे कि दोषपूर्ण कार्य करना, गलत काम करना, या जैसे कि आप समझो एक वाइफ को रहते हुए, मतलब एक पत्नी को रहते हुए दूसरी औरत से शादी कर लेना, ये क्या है, समाज को ये स्वीकार नहीं है, ये समाज के लिए असंगत है, तो इसे हम, ठीक है, तो इसे हम अपराध कहते हैं। क्लियर। तो जो समाज को सही नहीं लगता वो अपराध है। आगे देखते हैं कि आगे बताया गया दोष के बारे में। चौथा नंबर क्वेश्चन है, दोष 3 प्रकार के होते हैं। दोष कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला होता है नैतिक दोष, जिसे कहते हैं मोरल रॉन्ग। पहला होता है नैतिक दोष, जिसे कहते हैं मोरल रॉन्ग। दूसरा होता है आपराधिक दोष, जिसे कहते हैं क्रिमिनल रॉन्ग। और तीसरा होता है सिविल दोष, जिसे कहते हैं सिविल रॉन्ग। अब एक एक करके समझते हैं। नैतिक दोष क्या है, मोरल रॉन्ग। मोरल रॉन्ग क्या है, बड़ों का सम्मान करना, है ना, माता पिता का पैर छूना, ये सब क्या है, मोरालिटी है हमारा, शुरू से ही, मतलब हमने देखते आए हैं वैसे ही हम करते जा रहे हैं। तो ये क्या है, अगर आप अपने माता पिता का पैर नहीं छूइएगा तो क्या आपको कोई पुलिस अरेस्ट कर लेगी, आपके ऊपर केस हो जाएगा, आपके ऊपर मुकदमा चला जाएगा? नहीं, बल्कि ये नैतिक दोष जो होते हैं, मोरल रॉन्ग, यह दंडनीय नहीं है। ये आपकी मोरालिटी है कि आपके अपने माता पिता का पैर छूना चाहिए, अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अब मेट्रो में चल रहे हैं, कोई लेडीज है या कोई एजेड व्यक्ति है तो उनको सीट देना चाहिए। ये आपकी मोरालिटी है, नैतिक है आपका, है ना, इससे आपकी नैतिकता दिखता है। तो अगर आप नहीं ऐसा करते हैं, किसी का पैर नहीं छूते हैं, आप सीट से नहीं उठते हैं, तो क्या ये दंडनीय है? ये दंडनीय नहीं है, ठीक है। तो नैतिक दोष दंडनीय नहीं है। दूसरा है क्या, आपराधिक दोष, क्रिमिनल रॉन्ग। क्रिमिनल रॉन्ग क्या है भाई, तो समाज में नुकसान, क्षति, यह दंडनीय है।
या पूरे समाज को क्षति होती है। जैसे मानिए कि एक व्यक्ति ने किसी का मर्डर कर दिया, तो जिस व्यक्ति का मर्डर हुआ है उसकी फैमिली में तो क्षति हुई है, उसके साथ पूरे समाज को क्षति हुई है, क्योंकि यह बात पूरे समाज में फैली और समाज में एक दहशत फैल गया कि भाई उसने उसका मर्डर कर दिया, उससे सब लोग डरने लगे। तो ये पूरे समाज को क्षति पहुंचाता है। और यह क्या है कि आपराधिक दोष जो क्रिमिनल रॉन्ग है यह दंडनीय है, क्योंकि यह पूरे समाज को प्रभावित करता है। तीसरा है सिविल दोष, जिसे सिविल रॉन्ग कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है व्यक्तिगत रूप से क्षति होती है, इसमें पूरे समाज की क्षति नहीं होती है। और यह इसमें क्या होता है, पेनाल्टी लगाई जाती है, क्षतिपूर्ति करना है। आपसे कोई गलती हुई, आपने किसी को नुकसान किया, तो आपने व्यक्तिगत नुकसान किया, उसकी व्यक्तिगत पेनाल्टी देकर भरपाई कर दीजिए, क्षतिपूर्ति कर दीजिए, कंपनसेशन दे दीजिए, काम खत्म। ठीक है, तीनों क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। आगे है अपराध किसे कहते हैं। अपराध के बारे में बताया गया है कि अपराध किसे कहते हैं। तो अपराध है, तो अपराध क्या है कि व्यक्ति के गैर कानूनी कार्य या व्यक्ति की गैर कानूनी गतिविधियां अथवा आचरण जिनसे संपूर्ण समाज एवं अन्य व्यक्ति को जान, माल, संपत्ति, ख्याति, सम्मान को क्षति होती है तथा ऐसे कृत्य, ऐसे कार्य विधि द्वारा दंडनीय होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अपराध कहते हैं। क्लियर। अपराध क्या है कि व्यक्ति के गैर कानूनी कार्य, व्यक्ति की गैर कानूनी गतिविधियां, आचरण जिससे समाज एवं अन्य व्यक्ति को क्षति हो, उसे हम क्या कहते हैं, उस कृत्य को अपराध कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कि ये जो कुछ बातें मैं आपको नोट लिख लेना, स्टार लगा के, कि समाज एक संस्था है। समाज क्या है, एक संस्था है। ठीक है, सरकार को अपनी सारी शक्ति दे देती है। सरकार क्या जो समाज है वो एक संस्था को, जैसे सरकार को अपनी सारी शक्ति दे देती है और उसको कहती है कि आप हमारे सभी के लिए सामूहिक नियम बनाइए और नियमों को सभी पर समान रूप से लागू कीजिए एवं जो लोग इन नियमों को उल्लंघन करते हैं उन्हें दंडित कीजिए। तो ये जो सरकार है वो क्या कहती है, हमारे ही जो हमने उनको अधिकार अपना दे रखा है, इसी से समाज को नियंत्रित रखते हैं। ठीक है, तो अपराध को आपने समझ लिया, कौन सा कार्य अपराध है और कौन सा नहीं है अपराध, यह कौन तय करेगा, तो इसे कानून तय करता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि कौन सा कार्य अपराध है और कौन सा अपराध नहीं है, यह कौन तय करेगा, तो इसे कानून तय करता है कि कौन सा अपराध है और कौन सा नहीं है। आपके द्वारा किया गया कोई भी अपराध तब अपराध माना जाएगा अगर इसे किसी कानून के द्वारा अपराध घोषित किया गया हो। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल को समझना, और एग्जाम्पल नहीं, ये केस है, जोसेफ साइन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, जैसे इसमें क्या कहा गया कि आपके द्वारा किया गया कार्य अपराध जब माना जाएगा अगर किसी विधि के द्वारा अपराध घोषित किया गया हो। तो हमारे इंडियन पिनल कोड आईपीसी भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 497 जार कर्म की बात करता है, एडल्ट्री की बात करता है, जिसे 27 सितंबर 2018 से पहले एडल्ट्री आईपीसी 1860 की धारा 497 के तहत अपराध था, जिसके लिए 5 वर्ष तक की जेल मिलती थी। क्या था, 5 वर्ष तक की जेल मिलती थी। मगर 27 सितंबर 2018 को जोसेफ साइन बनाम भारत संघ के मामले में उस समय के सीजीआई दीपक मिश्रा, उस समय का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, दीपक मिश्रा की पीठ सुप्रीम कोर्ट ने धारा 497 को असंवैधानिक घोषित कर दिया और यह धारा लागू नहीं है। अब यह अनुच्छेद लागू नहीं है, इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। तो क्या ये जब तक इसको क्या था, मान्यता थी, तब 5 साल का सजा दिया जाता था कानून में। अब एडल्ट्री को खत्म किया गया है कानून के द्वारा, तो कोई आपको एडल्ट्री का चार्ज लगवा सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसको खत्म कर दिया गया, इस कानून को ही। ठीक है,
तो ये क्या था, देखिए मैं इस केस के बारे में थोड़ा आपको बताऊं कि जोसेफ साइन बनाम भारत सरकार, ठीक है, के बाद में 400 ये जो धारा आईपीसी का धारा 497, ठीक है, को असंवैधानिक कह दिया गया। अब यह अपराध नहीं है और यह कहा गया कि भारतीय संविधान में महिला और पुरुष को समान अधिकार है और महिला कहीं भी अपना संबंध बना सकती है। महिला किसी पति की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, वह शादी के बाहर भी यौन संबंध बना सकती है, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट ने 497 को असंवैधानिक घोषित कर दिया। उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो दीपक मिश्रा थे। इसमें क्या हुआ था, इस केस को बताऊं कि 2018 की केस है। इसमें क्या हुआ था कि एक महिला थी, तो वो ना रात को ना चैटिंग कर रही थी, किसी से चैटिंग कर रही होगी, तो उनका पति देख लेते हैं उनको चैटिंग करते हुए, तो वो कहते हैं कि भाई फ़ोन दिखाओ। तो वो महिला जो उनकी पत्नी होती है वो फ़ोन नहीं दिखाती है और फ़ोन को लॉक कर देती है, पासवर्ड लगा होता है तो लॉक कर देती है। वो कहते हैं कि पासवर्ड दो, वो देती ही नहीं, जिससे कि क्या होता है, उनका पति उनको डिवोर्स दे देता है, ठीक है, डिवोर्स दे देता है। डिवोर्स होने के बाद ये महिला चली जाती है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद ये केस करती है कि बताओ जज साहब, इसने मेरे से शादी कर लिया तो क्या इसकी पर्सनल प्रॉपर्टी हो गई मैं। तभी ये सारा वाद हुआ और उसके बाद ही एडल्ट्री को भी ख़त्म कर दिया गया। एडल्ट्री में क्या था पहले कि एडल्ट्री एक ऐसा कानून था जिसमें कि अगर कोई शादीशुदा महिला से कोई पुरुष अगर संबंध बनाता है तो उसका पति अगर एडल्ट्री का केस आईपीसी की धारा 497 का प्रयोग करके केस करता है तो वो जो पत्नी है, पत्नी को कुछ नहीं होगा, मगर वो जो दूसरा व्यक्ति है जिसने शारीरिक संबंध बनाया है शादीशुदा लेडीज से, महिलाएं से, उसको 5 साल का जेल होता था। मगर अब यह कह दिया गया है कि अब छूट है, महिला को जहां मन करे वो अपना किसी से भी संबंध बनाए, क्योंकि वो किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। तो अब पुरुष को भी मतलब सजा नहीं दिया जाएगा, एडल्ट्री को खत्म कर दिया गया है। अब आगे देखते हैं। मगर इसमें एक चीज कह दी गई है कि भाई पति तो एडल्ट्री के मामले में अब नहीं आ सकता, क्योंकि केस ये असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, मगर पत्नी को डिवोर्स दे सकता है। अगर उसको लगता है कि उसकी पत्नी किसी दूसरे के साथ संबंध में है तो विश्वास तोड़ने के लिए तलाक ले सकता है अपनी पत्नी से। आगे देखते हैं। इसमें एक हमने देखा कि सिविल लॉ, जिसे हम क्या कहते हैं, नागरिक विधि भी कहते हैं। सिविल लॉ को क्या कहते हैं हम, नागरिक विधि। अब ये क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं और फिर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। फिर आगे हम आगे दूसरे वीडियो में हम अपराध के तत्व देखेंगे। तो अभी इसमें इसको कंप्लीट करते हैं कि सिविल लॉ, जिसे हम नागरिक विधि भी कहते हैं, तो ये क्या होता है, तो निजी व्यक्तियों के मध्य वाद विवाद आदि समाधान से संबंधित विधि है, ठीक है। मतलब आपने मेरा कुछ नुकसान कर दिया, तो आपने अगर मेरा कुछ नुकसान किया है तो आपको उसकी भरपाई करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने मेरा व्यक्तिगत सामान का यूज किया, ठीक है। तो वाद विवाद को समाधान के लिए नागरिक विधि काम में आती है, सिविल लॉ। अब इसमें क्या होता है, जो केस लड़ने वाला व्यक्ति होता है, ठीक है, जो केस करेगा उसको हम पेनाल्टिव कहते हैं, ठीक है, प्लांटिव कहते हैं, जो निजी व्यक्ति होता है, ठीक है। इनका उद्देश्य क्या होता है, इनका उद्देश्य जो होता है केस करने का, क्षतिपूर्ति, मुआवजा देना, लेना, राहत प्रदान करना, ठीक है, क्लियर। और इनका निर्णय में क्या है कि इनमें जो उत्तरदायी होता है, जो उत्तरदायी है, जो जिसने भी वाद केस किया है, उसके बाद जो भी उत्तरदायी होगा उस मतलब काम के लिए उसको मुआवजा देना पड़ेगा, ठीक है। और जो गैर उत्तरदायी होगा उसे छोड़ दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा। और इसका कार्य क्या है, कार्य का मतलब जैसे कि तलाक, डिवोर्स को भी सिविल लॉ में हम पढ़ते हैं, नागरिक विधि। डिवोर्स क्या है, सिविल लॉ है, नागरिक विधि है। उत्तराधिकार का मामला भी नागरिक विधि है। शादी का मामला भी क्या आता है, सिविल लॉ में आता है। तो सिविल लॉ कंप्लीट हुआ। अब लास्ट देखते हैं आपराधिक विधि, क्रिमिनल लॉ क्या है।
आपराधिक विधि, क्रिमिनल लॉ क्या है? तो संपूर्ण समाज को क्षति पहुंचाने वाले कार्य आदि को अधिनियमित करने वाली विधि, मतलब जो संपूर्ण समाज को क्षति पहुंचाए उसको अधिनियमित करने वाली को हम क्या कहते हैं? आपराधिक विधि। तो क्रिमिनल लॉ क्या है? पीड़ित व्यक्तियों की ओर से सरकार केस लड़ता है। कौन लड़ता है? सरकार केस लड़ता है। क्यों सरकार केस लड़ता है? क्योंकि किसी निजी व्यक्ति की बात नहीं है, ये पूरे समाज के ऊपर इन्फेक्ट डालता है। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा जोसेफ साइन वर्सेस भारत सरकार, केस किसने किया था? जोसेफ साइन पे, उसकी वाइफ ने, मगर यहाँ नाम किसका आया? भारत सरकार। क्यों? क्योंकि ये समाज की बात थी, किसी एक महिला की नहीं। ऐसे कितने महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, मारपीट किया जाता है ना। तो ये सरकार पीड़ित पक्ष के द्वारा लड़ता है केस को। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसका जो उद्देश्य होता है दंड दिलाना होता है, पनिशमेंट दिलाना होता है। ठीक है, और इसमें दोषी को करार किया जाता है और उसे फाइन भी लिया जाता है। अगर कोई दोषी है तो उसे दोषी करार किया जाएगा, सजा मिलेगी और प्लस में फाइन भी देना पड़ेगा अगर कोर्ट डिसाइड करता है तो। ठीक है, अगर लगता है कि ये निर्दोष है तो उसे छोड़ दिया जाता है। इसमें कौन से कार्य में क्रिमिनल लॉ आते हैं? तो मर्डर, रेप, हमला, हत्या, बलात्कार इत्यादि किसमें आते हैं? आपराधिक विधि में। ठीक है, तो आपराधिक विधि में मर्डर, रेप, हमला इत्यादि, बलात्कार आएगा, है ना। और सिविल जो कानूनी विधि है उसमें क्या आता है? तलाक, उत्तराधिकार, शादी, है ना। और इसमें निर्णय में क्या होता है कि इसमें दोषियों को सजा दिया जाता है, फाइन दिया जाता है क्रिमिनल लॉ में। और सिविल लॉ में क्या होता है कि जो भी उत्तरदायी होगा उसको मुआवजा देगा और वो छूट जाएगा। इन दोनों के उद्देश्य क्या है? तो क्रिमिनल लॉ का होता है दंड दिलवाना और सिविल लॉ का होता है मुआवजा प्रदान करना, है ना। और जो सिविल लॉ है उसमें जो निजी व्यक्ति है उसे प्लांटिफ कहते हैं, और क्रिमिनल लॉ में क्या होता है, क्योंकि ये पूरे समाज पे छाप छोड़ देता है तो इसीलिए सरकार इसकी केस लड़ती है। ठीक है, तो आज हम इतना ही इसको रखते हैं। अब अगले क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अपराध के कितने तत्व होते हैं। अपराध के तत्व हम पढ़ेंगे कि एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम में पढ़ेंगे मानव होता है 1 में, 2 में दुराश्रय, आपराधिक कृत्य, क्षति जिसे कहते हैं ह्यूमन, मेंसरिया, एक्सेसरियस एंड इंजरी, है ना। उसके बाद इसमें कुछ केस हैं, ये भी हमारा लंबा क्लास चलेगा। इसमें केस है बहुत सारे, उस केस को हम देखेंगे एक एक करके, है ना। जैसे कि इसमें आपने केस है सिराज बनाम रूजवेल्ट, होप्स बनाम विंचेस्टर कॉरपोरेशन, आर बनाम प्रिंस, ऐसे बहुत सारे केस हैं, आर बनाम टॉल्सन, इन सब केसों को हम करेंगे। तो आज हम इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं और अगले लेक्चर में हम करेंगे कि एलिमेंट्स ऑफ क्राइम क्या होते हैं, अपराध के तत्व क्या होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके लिए हमारे इस वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगला किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसके लिए कमेंट करें। दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।